हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, उसमें चैप्टर सेकंड आई, जिसमें आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एक्जिमा क्या होता है। बेसिकली ये एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। तो ये एक्जिमा होता क्या है, किन किन कारणों से ये हमारे स्किन पर हो जाता है, यानी कि इंसानों को ये बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका डायग्नोसिस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए और आप हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड है या वो फार्मा जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमसे हमारी एप्लीकेशन, यानी कि आप प्ले स्टोर पर से हमारा फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है एक्जिमा। ये एक्जिमा क्या होता है? ये एक स्किन डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो इंसानी खाल होती है, ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, तो हमारी जो स्किन है, खाल है, इस पर एक तरीके की बीमारी हो जाती है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। अब ये बीमारी कैसी होती है? जब आपने देखा होगा, खुद भी आपने महसूस किया होगा, शायद आपको भी हुई होगी, ये बचपन में हुई हो या आपकी टीनेज में हुई हो, जब आपकी एडोलसेंट एज स्टार्ट हुई होगी। क्या होता है इस कंडीशन में कि हमारे स्किन पर खुजली बहुत ज्यादा लगने लगती है, स्पेशली हमारे जेनिटल एरियाज पे बहुत ज्यादा खुजलियां होती हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि खुजली इतनी ज्यादा लगती है हमारी बॉडी में कि छोटे छोटे रैशेस से होने लगते हैं, रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है हमारी खाल, और इवन स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी रूखी सी हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी स्किन हमारी फटने भी लगती है, आपने देखा होगा। और ज्यादातर ये कंडीशन होती है जब हम किसी ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट एरिया में रहते हैं, यानी कि जहां ज्यादा हीट होती है वहां हमें ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा खुजली लगती है, बहुत ज्यादा गमोरियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण से हमारी स्किन लाल पड़ने लगती है और हम खुजाते ही रहते हैं। तो इस खुजली को हम एक्जिमा कहते हैं। ये एक्जिमा कहां से आया है? ये जो वर्ड है एक्जिमा, जिसे हम एक्जिमा को हम खुजली कहते हैं, ये आया कहां से था? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग, यानी कि उबलना। हमारा जो वेदर का जो टेम्परेचर रहता था, बहुत आगे समय की बात अगर हम करें तो ज्यादातर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती थी, मींस कि हॉट टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था। क्यों? क्योंकि जो हमारा हॉट वेदर होता था वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता था, जिसकी वजह से गर्मियां बहुत ज्यादा होती थी। गर्मियों में लोगों को रहने में दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से स्वेट की वजह से, यानी कि पसीनों की वजह से ये एक्जिमा यानी कि खुजली जैसी बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती थी। और ये एक टची बीमारी भी, यानी कि कंटेजियस बीमारी भी है, कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल जाती है। मींस कि किसी को ज्यादा कंडीशन, उसकी सीवियर कंडीशन हो गई है अगर एक्जिमा से, तो उसकी वजह से वो उससे परेशान रहेगा और उसके फिजिकल कांटेक्ट में जो भी आएगा, चाहे वो डायरेक्टली आया है या वो इनडायरेक्टली आया है। इनडायरेक्टली मींस कि उसमें उसके चीजों को इस्तेमाल किया है, उसके कपड़ों को इस्तेमाल किया है, तब भी उसको ये कंडीशन हो सकती है, या उसके डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आया है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्जिमा के कुछ टाइप्स भी होते हैं। एक्जिमा सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है, ये कई प्रकार की होती है। कैसे हम बात करें, ये एटॉपिक भी होती है, यानी कि स्किन के ऊपर भी हो जाती है। ये एलर्जिक भी होती है, जिसमें एलर्जी हो जाती है। और ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम एडी कहते हैं। अब यहाँ एडी जो है ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, यानी कि जब हमारे स्किन के ऊपर ज्यादा खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन लाल पड़ने लगती है, इवन स्किन हमारी फटने भी लगती है और छोटे छोटे दाने से भी रैशेस टाइप के भी होने लगते हैं, बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे साइज के, तो उसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। एक्जिमा को हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी
कह सकते हैं कि हमारी स्किन पर खुजली जो होती है उसे हम या तो हम एक्जिमा कह लें या उसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कह लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो पूरे विश्व भर में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे ज्यादातर जो एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको हम खुजली कहते हैं स्किन पर, हमारे इंसानी शरीर पे जो खुजली होती है उसे हम एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादातर छोटे बच्चों को असर करती है। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है इस डिजीज से या इस कंडीशन से, और ये उनकी एडल्ट एज तक भी जा सकती है, एडोलसेंट एज तक भी। मींस कि जब बच्चा छोटा है, छोटे से लेकर अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होती है तो उसकी टीन एज तक भी ये डिजीज उसको रह सकती है, ये कंडीशन उसको रह सकती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो 2.1% से 4.9% अडल्ट पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। यानी कि जो जितनी भी हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनमें 2 से 5% हम ऑन एन एवरेज कह सकते हैं। 2.1 to 4.9, तो 2 से 5% जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उन पर ये असर होता है इस कंडीशन का या इस एलर्जी बीमारी का। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों की, तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ये 15 से 20% यानी कि 15 to 20% चिल्ड्रन पॉपुलेशन पर अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग इन्फेंट्स यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, या उससे ऊपर चले तो 5-6 साल वाले बच्चे, या 10 साल वाले, या टीनेज वाले बच्चे। तो जो बच्चों की टोटल पॉपुलेशन है हमारे पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उनकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसपे 15 to 20% ये एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम खुजली कहते हैं ये असर करती है। आपने देखा भी होगा जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके स्किन रेड सी हो जाती है, खुजली लगती है, वो बहुत ज्यादा उनको परेशान करती है और वो रोते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको एंटी फंगल पाउडर देता है एक, जो बच्चों को लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक पाउडर्स आते हैं उनके लिए, डस्टिंग पाउडर्स, तो वो उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं जस्ट बिकॉज जो ये एलर्जी हुई है या जो ये एक्जिमा है इससे बच्चों को राहत मिल सके, उनको आराम मिल सके। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की, कारण क्या है। एज सच अभी तक कोई नोन रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम बता सके कि ये होती किन कारणों से है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा चुका है, ये पता लगाया जा चुका है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे एक्सोजेनस ट्रिगर्स जिनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं बेसिकली, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिजीज के लिए, कि जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बीमारी का जाना, कैरी फॉरवर्ड होना, वो जेनेटिक फैक्टर कहलाता है। अब हम इसकी डीपली थोड़ी सी बात करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स में क्या हम कह सकते हैं। कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है अभी तक जो पाए गए हैं इस बीमारी के यानी कि एक्जिमा के, वो जेनेटिक से ही पाए गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो फोर फादर्स होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडसन, तो उनमें अगर फादर, ग्रैंडफादर में किसी या फिर सन को किसी में भी एक में ये एक्जिमा जैसी एलर्जी या एक्जिमा जैसी कंडीशन रही है, खुजली रही है, तो वो उनके अपकमिंग जनरेशन में भी, उनके फ्यूचर वन में भी जा सकती है, कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीन्स जाते हैं एक दूसरे से एक दूसरे की जनरेशन में। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर जो केसेस पाए जाते हैं एक्जिमा के, उनमें 70 to 80% केसेस जेनेटिक फैक्टर्स के ही होते हैं, यानी कि उनमें उसके किसी क्लोज रिलेटिव को ये डिजीज रही है, तभी उसको भी ये डिजीज हुई है। नेक्स्ट हम बात करें कि पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एक्जिमा क्या हो सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, और स्किन कभी-कभी ऐसी भी हो जाती है कि उसको इन्फेक्शन या इरिटेशन भी होने लगती है। ऐसी चीजों से उसे बहुत जल्दी वो सेंसिटिव हो जाती है हमारी स्किन, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन होती है और उसको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें सर इरिटेंट कैसे हो सकती है हमारी स्किन, कैसे होगी इरिटेंट, जो हम साबुन जिसको हम सोप कहते हैं या सर्फ जो है डिटर्जेंट्स ये यूज करते हैं, इनसे हमारी स्किन को जलन होने लगती है, स्किन को ये सूट नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी स्किन रूखी सी होने लगती है, फटने लगती है, ड्राई हो जाती है। तो ये होते हैं इरिटेंट, जो हम जिनको कह सकते हैं कि सोप, शैम्पूज या डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं। साथ ही साथ जो हम पहनते हैं, जैसे कि वूल
वुलन क्लोथ जो हम पहनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्किन में ड्राइनेस आने लगे, कैसे कि लो ह्यूमिडिटी एरिया में रह रहे हैं या हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं जहां हीट है, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी होती है, पसीने आते हैं हमको, और साथ ही साथ इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत इसमें रोल प्ले करता है। इमोशनल स्ट्रेस हमारे को हमारी बॉडी में खुजली ला सकता है अगर हम इमोशनली स्ट्रेस्ड है, इमोशनली ठीक नहीं है। हम बात करें एलर्जेंस की, तो एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डस्ट हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं जो हमारे स्किन पर आकर बैठ जाए, पोलन हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकते हैं, और फूड खाने से भी हमें एलर्जी हो सकती है, खाने से भी हमें खुजली हो सकती है, कि हमको पता होता है कि कौन सा खाना हमें सूट करता है, कौन सा नहीं, किस खाने से हमें दिक्कत होती है, ये हमारी बॉडी को पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी उस खाने को खाते हैं तो हम एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस का सामना करना पड़ता है हमको। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, जिनकी वजह से हमें ये एक्जिमा हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इस डिजीज से बच सकें, कि आगे जाके फ्यूचर में हमें इससे सामना ना करना पड़े। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से हमें ये बीमारी या ये कंडीशन हो सकती है। कौन सी? एक्जिमा, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर वाली खुजली, बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है। तो सबसे पहला आता है एक्सट्रीमली ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि बहुत ड्राई क्लाइमेट में नहीं रहना चाहिए, या जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो उस क्लाइमेट में हमें नहीं रहना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डस्ट, धूल धक्कड़ से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत एलर्जेंस हमारी बॉडी में ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्जिमा जैसी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्किन इरिटेशन, अगर हमारी स्किन किन्हीं चीजों से इरिटेट हो रही है, उसे सूट नहीं कर रही है, जैसे साबुन सूट नहीं कर रहे, शैम्पू सूट नहीं कर रहे, डिटर्जेंट सूट नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो चेंज कर देने चाहिए, उनका इस्तेमाल, उनका यूज हमें इमीडिएटली रोक देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस की वजह से भी हमें खुजली बहुत ज्यादा हो सकती है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीजों से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन चीजों का इस्तेमाल हम ना करें। नेक्स्ट हीट, जितनी ज्यादा गर्मी में रहेंगे उतना ज्यादा पसीना आएगा, पसीना ज्यादा आएगा तो खुजली बहुत ज्यादा लगेगी, खुजली बहुत ज्यादा लगेगी तो हम खुजाते रहेंगे, हम खुजाते रहेंगे तो हमारी स्किन लाल होने लगेगी, रेड होने लगेगी, और स्किन जब रेड होने लगेगी तो छोटे छोटे दाने भी बनने लगेंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम ज्यादा हीट वाले एरिया में ना रहें, हीट वाले क्लाइमेट में ना रहें जहां ज्यादा गर्मी हो। नेक्स्ट माइट्स, जो छोटे छोटे माइट्स होते हैं, ये अगर हमारे स्किन पर आ जाए तो ये भी हमें खुजली प्रदान कर सकते हैं, इनकी वजह से भी हमें एक्जिमा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम इमोशनली स्ट्रेस्ड है, इमोशनली ठीक नहीं है, हमारा दिमागी संतुलन इतना ठीक नहीं है, दिमाग हमारा शांत नहीं है, तो भी हमें ये बीमारी हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। कौन सी? एक्जिमा, या जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स की, तो अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे इंपेयर्ड स्किन बैरियर, यानी कि जब हमारी स्किन है वो ठीक से पेयर्ड नहीं हो पाई है, उनके जो ऑर्गन्स है, उसके जो टिश्यूज हैं वो ठीक से पेयर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो सकती है। जैसे नई खाल आती है, वो ठीक से नहीं उसके पेयर बन पाए हैं, वो भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट प्रो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन्वॉल्विंग TH1 एंड TH2, यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल होती हैं हमारी, अगर इनमें इन्फ्लामेशन हो गया है, ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाए हैं, ये ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें इरिटेशन हो सकती है, तब भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमें खुजली हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? एडी यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसको हम एक्जिमा भी कहते हैं। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज होती है वो ये एक्जिमा होती है। क्या होती है ये? जिसको हम प्रोराइटिस कहते हैं, या स्किन डिटोरिएशन कहते हैं, या क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब हमें खुजली बहुत ज्यादा लगने लगती है, खुजली की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बॉडी स्किन हमारी रेड होने लगती है, हमारे रैशेस होने लगते हैं, उसको ही हम यहाँ पर हमने कैरेक्टराइज किया गया है, उसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्जिमा है या जो एडी जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, ये होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो पैथोफिजियोलॉजी है एडी का, यानी कि एक्जिमा का, वो एक कॉम्प्लेक्स है। किसका? यहाँ मल्टीफैक्टोरियल
यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स और हमारे जो बाहरीकरण यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल स्किन बैरियर होते हैं, जो स्किन के बैरियर्स हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकती है। साथ ही साथ जब हमारे ऑल्ट्रेशन होने लगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ठीक से काम ना करे, या जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है वहां दिक्कत होने लगे, जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई सेल्स होती हैं वो ठीक से काम ना करें, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से ये बीमारी हमारे हो सकती है और ये ट्रांसमिट भी हो जाती है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे भी चली जाती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उस इंसान को जिसको खुजली हो रही है उसे ये एक्जिमा ही है या नहीं। तो एक्जिमा बेसिकली जो स्टार्ट होती है वो फेस पे स्टार्ट होती है, हमारे चेहरे पे, जो कि हमारे हाथ पैरों तक भी चली जाती है। जो बड़े बच्चे होते हैं, मींस 5-6 साल से ऊपर के होते हैं, उनके बेसिकली एल्बो यानी कि जो हमारी कोहनियां होती हैं, नी हो गए, हमारे नेक, रिस्ट, एंकल्स एंड फीट, जो पैर के पंजे हैं, गर्दन है, या हमारी कलाइयां होती हैं, पैर के एंकल्स होते हैं जिनको हम गट्टा कहते हैं, वहां पर इनको ये खुजली हो जाती है। जो बच्चे बड़े होते हैं, मींस 5-6 साल के एज ग्रुप से अबव होते हैं। नेक्स्ट, जो हाथ पैरों में जो एक खुजली होती है वो बहुत ज्यादातर अफेक्ट होती है अडल्ट्स में। अडल्ट्स में जो ज्यादातर खुजलियां होती हैं, मींस खुजली जो होती है अडल्ट्स में, बड़े लोगों में, वो उनके हाथों में, पैरों में सबसे ज्यादातर होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि क्लासिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक्जिमा के। बेसिकली जो नॉर्मल सिम्टम्स पाए जाते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, तो हम बात करें इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होती है, रेडनेस, स्किन लाल होने लगती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लोइंग होता है हमारे अफेक्टेड एरिया पर, ब्लड वेसल्स पर, वो ज्यादा जाने लगता है। जब हम ज्यादा खुजाते हैं तो हम अपने जो है घाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड है वो जाने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें अग्रेनी अपीयरेंस टू द स्किन कॉज्ड बाय टाइनी फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। कभी कभी हमारे इतना हम खुजा लेते हैं कि वहां फ्लूइड सा, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड सा बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। स्किन हमारी वहां से ऐसी खुरदुरी खुरदुरी सी हो जाती है और ऐसा लगता है कि यहाँ जो है थोड़ा सा पानी सा है, जिसको हम पस या मवाद भी कहने लगते हैं, वो वहां इरिटेशन करती है, वो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। तो ये डिजीज भी, ये कंडीशन भी उसमें बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करें वीपिंग आफ्टर बर्स्टिंग द ब्लिस्टर्स, क्रस्ट और स्कैब्स व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन द फ्लूइड ड्राइज, pale patches of skin may appear because eczema can disturb to the production of pigment। और जब वो घाव भरता है उसमें से वो पानी या फ्लूइड सूखने लगता है तो वो निशान वहीं रह जाता है, वहां खुरंट बन जाता है। अगर उसको भी हम छेड़ते हैं तो उससे भी हमें दिक्कत होती है। और जब एक्जिमा है वो उसमें वहां पर रह जाता है, रजिस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से और हमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम खुजाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी स्किन को डैमेज करते हैं, अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हमें होते हैं हमारी स्किन पर तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि हमें ये एडी यानी कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए अगर किसी को ये एक्जिमा खुजली हो जाए। तो सबसे पहले एमोलिएंट्स आते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉइस्चराइजर्स। अब ये क्या काम करते हैं उनके बारे में बात कर देते हैं। कि जो हमारी ड्राई स्किन होती है वो सबसे ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम है इस एडी की, यानी कि एक्जिमा की। और इसमें होता क्या है कि जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं हमारे डिजीज के, वो सबसे ज्यादातर उसमें हमने ये हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन रूखी रूखी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इम्पेयर्ड बैरियर फंक्शन, जो हमारी स्किन है उसमें इम्पेयर्ड है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें जो अधरेंस होता है हमारे स्टेफिलोकोकस और इस ऑर्गेनिज्म का, जो ये बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस, उसका अधरेंस, उसका यानी कि हमारी स्किन पर रहना इंक्रीज हो जाता है और वो वहां पर रेजिस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इन्फ्लेमेशन,
हमारी स्किन के अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन रेड होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें लॉस ऑफ सप्लीनेस लीडिंग टू फ्रीजिंग, ये कंडीशन हमें आ सकती है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे एमुलिएंट्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जब हमारे स्किन की लेयर्स में से पानी जाने लगता है वो उसको मॉइस्चराइज करते हैं, वहां पानी की कमी नहीं होने देते हैं, उसको ऐसा फील कर स्किन में एक तरीके से वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं। जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उसको मॉइस्चराइज रखते हैं, स्किन में डिहाइड्रेशन नहीं होने देते हैं, इसीलिए हम ये एमुलिएंट्स या मॉइस्चराइजर्स को यूज करते हैं। तो एमुलिएंट्स को इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जन अवॉइडेंस, कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है। सबसे पहला आता है इनहेलेंट एलर्जी। अब इसमें क्या है कि जो पेट्स होते हैं या हाउस डस्ट है, माइट है, सीजनल पॉलेंस है, ये भी हमारी एडी को यानी कि एक्जिमा को ट्रिगर कर सकते हैं, एक्जिमा को बढ़ा सकते हैं अगर हम इनकी स्मेल को इनहेल करते हैं। साथ ही साथ रूटीन अवॉइडेंस ऑफ दीस फैक्टर्स हेल्प टू मैनेज एडी, यानी कि हम अगर इनको रूटीनली अवॉइड करें, इन चीजों को ना ध्यान में रखें, तो हम एक्जिमा को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेसेंट एलर्जी क्या हो सकती है। देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडी, पेशेंट शुड नॉट बी रूटीनली प्लेस्ड ऑन एक्सक्लूजन डाइट्स, फूड एलर्जी शुड ओनली बी कंसीडर्ड इन स्पेसिफिक केसेस, यानी कि कोई एज सच डाइट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। कौन सी? एक्जिमा यानी कि खुजली। लेकिन अगर आपको फूड एलर्जी है तो वो स्पेसिफिक केसेस में पता होना चाहिए कि उसे फूड एलर्जी कौन से फूड से हो रही है, तभी उसको उसकी डाइट चार्ट बनाना चाहिए। अदरवाइज हमें एज सच कोई डाइट प्लान नहीं करनी चाहिए उस एक्जिमिक पेशेंट के लिए जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस या ये एक्जिमा जिसे हम खुजली कहते हैं वो हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें कांटेक्ट एलर्जी। जो कांटेक्ट एलर्जी है उनमें सबसे पहला आता है निकेल, फिर आता है थेमेरोसल, फिर आता है अमोनियम परसल्फेट, फिर आता है गोल्ड सोडियम, देन आता है थायोसल्फेट और पी टोलुइन डाइअमाइन। ये आइडेंटिफाइड किए गए हैं कि जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कांटेक्ट डर्मेटाइटिस के यानी कि खुजली के कांटेक्ट के लिए। किन में? बच्चों में और एडोलसेंट में, यानी कि जो बच्चे हमारे 13 टीन एज तक के जो बच्चे होते हैं बचपन से, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज से लेके एडोलसेंट मींस कि उनके टीनेज तक के इन बच्चों को ज्यादा खतरा होता है। वहां इस तरीके की ये 5 एलर्जेंस पाए गए हैं जिनकी वजह से ये एक्जिमा बच्चों में हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकेशंस क्या क्या दे सकते हैं, कि क्या ऐसी दवाइयां हम यूज कर सकते हैं जिनसे कि हम उन खुजली से राहत पा सकते हैं, उस एक्जिमा से यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस से हम छुटकारा पा सकते हैं, उससे आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी जिसमें हम प्रेडनिसोलोन ड्रग को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम साइक्लोस्पोरिन ड्रग को यूज कर सकते हैं, ऐसे ही एंटीहिस्टामिन्स यूज कर सकते हैं और कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको हम एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि एक्जिमा क्या होता है, यानी कि जब खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से स्किन हमारी लाल होने लगती है, छोटे छोटे रैशेस होने लगते हैं, इवन वहां पर फ्लूइड सा भी जमा होने लगता है। तो इस कंडीशन को कहते क्या है, यानी कि एक्जिमा। ये होती क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ ये हो किन कारणों से जाती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उस सब के बारे में हमने इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा, किसके? एक्जिमा के। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा कि एक्जिमा क्या होता है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।